Well, okay, guys. So, am I audible to all? Good afternoon, Uncle. Good afternoon. Right. Okay, guys. Right. So, we were talking about the ecosystem. Right. Ecosystem कर रहे थे आपका last class में. Right. So, the very first एक छोटा सा quiz कर लेते हैं. फिर start करते हैं ecosystem chapter से. Right. Before that, any specific doubt of anyone? Right. कोई भी doubt किसी के? Good afternoon, Rajul. A very good afternoon, dear. Right. हाँ जी, सब कुछ क्लियर है अच्छे से? Everyone completed with all the things we have discussed in the class. और जो जो चीज़ें हमने की हैं क्लास में वो सब कुछ क्लियर है अच्छे से? कोई स्पेसिफिक डाउट उससे रिलेटेड? Okay. Yes, guys. So we were talking about the ecosystem, right? Before that, we have completed with the botany portion as well, right? पूरा अच्छे से हम botany portion कर चुके हैं. So let's have a very simple small quiz. Then let me hear for the answers regarding that. Okay, guys. Hemophilia and thalassemia differ from each other in. जल्दी जल्दी आंसर मिले मुझे. Hemophilia and thalassemia differ from each other in. कैसे differ करते हैं? Hemophilia and thalassemia. You can unmute yourself and say the answer. Quantitative and qualitative wise. ठीक है. Quantitative and qualitative trait, right? And another one, right? Hemophilia is basically what? It's a blood clotting disorder. राइट, ब्लड क्लॉट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, राइट. लेकिन वहीं पर थैलेसीमिया हमारे पास किससे रिलेटेड है? विद रिस्पेक्ट टू दी, राइट, ग्लोबिन चेन्स ऑफ द हीमोग्लोबिन. वो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर से ग्लोबिन चेन से रिलेटेड है, राइट. उसके बेसिस पे हम वहाँ पर डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कैसे शो करेगा, राइट. फाइन. ओके, नेक्स्ट अनदर वन, राइट. आंसर दिस. If a complete bald man marries a non-bald woman, complete bald man marries a non-bald woman, right? What will be the probability that their child will be bald? What will be the probability there completely bald? Their child will be completely bald. If a completely bald man marry a non-bald woman, what will be the probability that their child will be completely bald? Half and zero. Half कैसे? मैम Answer will अगर be, वुमेन में ट्रेट हाँ अगर अब, होमोजीनियस हाँ, हेट्रोजीनियस ट्रेट होगा तो अगर थोड़ा बाल्डनेस का ध्यान हो तो बाल्डनेस इज सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट, रिमेंबर. एंड इन द वुमेन बाल्डनेस कैन नेवर हैपन. ठीक है. अब वुमेन में बाल्डनेस नहीं हो सकती एंड वुमेन इज नॉन बाल्ड. इसका मतलब उसके अंदर ट्रेट है स्मॉल बी स्मॉल बी, क्योंकि कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी की केस में उसमें लॉस ऑफ हेयर या थिनिंग ऑफ हेयर्स है, राइट. लेकिन स्मॉल बी में कोई ऐसा ट्रेट नहीं है. एंड द मेल व्हेन बाल्ड इन नेचर, तो मेल बाल्ड कब है? जब वो कंप्लीट होमोजाइगस है, राइट, तभी वो बाल्ड है, राइट. अदरवाइज तो हम यहाँ पर कहते हैं ना, जब वो हेट्रोजाइगस है तो पार्शियली बाल्ड इन नेचर, राइट. तो कंप्लीट बाल्डनेस कब आती है? जब उसमें क्या होता है? आपका कंप्लीट होमोजाइगस होता है. तो अब उसके हिसाब से बताओ, कैपिटल बी को अगर क्रॉस स्मॉल बी के साथ करते हैं, इज देयर एनी प्रोजेनी टू कम अप विद द कैपिटल बी और बी कंप्लीट बाल्ड? नो. राइट आंसर इज 0%. क्वेश्चन समझ आया? राइट स्वतंत्र, राइट, राइट रिया, राइट. कोई आंसर क्लियर हो गया सबको अच्छे से किस तरीके से करना है हमें, राइट. तो आफ्टर दिस वी विल डिफाइन कि हमारे पास इस तरीके से हम बाल्डनेस का ट्रेट उसमें स्टेट करते हैं, राइट. फाइन. नाउ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट शेयर डिसिमिलैरिटी ऑन द बेस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एज, on the base of RNA polymerase as, dissimilarity on the basis of RNA polymerase as, फटाफट से. On the basis of RNA polymerase as, क्या है हमारे पास डिसिमिलैरिटी? आरएनए पॉलीमरेज के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हाँ जी, क्या हो गया? नो वन आंसर.
Very good, Jasmine. One type in the prokaryotic and 3 type of RNA polymerases in the eukaryotic. Eukaryotic में कितने type के RNA polymerase है? 3 type के, लेकिन वहीं पर एक type का RNA polymerase हमारे पास किसमें? In the case of the prokaryotic, right? Okay. Now EST mapping allow the sequencing of which type of the sequences? EST mapping allow the sequencing of which type of sequences? EST mapping allow the sequencing of which type of sequences? हाँ जी, कौन से sequences जो EST mapping से कर सकते हैं? Allow the sequencing of transcriptionally active sequences. Transcriptionally active से कर सकते हो ना, right? Sequencing किससे कर सकते हो? Transcriptionally active से ना, right? तो you can follow the sequencing for the mRNA. जो mRNA coding sequences होते हैं उसको तो कर सकते हैं ना हम, right? तो आंसर क्यों नहीं आ रहा आज? क्या हो गया भाई? एकदम शांत सबके सब, टॉपिक याद नहीं है या क्या क्या प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड? इसकी वजह से थोड़ा आज आंसर मुझे नहीं मिल रहे हैं. राइट. Orchid living on the mango is an example of. Orchid living on mango is an example of. अब ये तो आना चाहिए. Very good. Right. Orchid living on mango is an example of commensalism. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल commensalism का example होगा हमारे पास. Right. Next उसी के बाद. Right. Next category पे अब आ जाते हैं इसी के अंदर. Right. Productivity at consumer level is more than NPP. True or false? Productivity at consumer level is more than NPP. True or false? क्या होगा हमारे पास? प्रोडक्टिविटी एट कंज्यूमर लेवल. कंज्यूमर लेवल पे कौन सी प्रोडक्टिविटी है? कंज्यूमर प्रोडक्टिविटी. इट इज मोर देन, राइट, और लेस देन. किस तरीके से हम लिखेंगे? फॉल्स. वेरी गुड. इट्स लेस देन एनपीपी. एनपीपी से कम रहेगा बेटा, राइट. बिल्कुल. प्रोडक्टिविटी इज लेस देन एनपीपी, राइट. एनपीपी से कम रहेगी हमारे पास, एनपीपी से ज्यादा नहीं होगी, जिसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे एज दिस पर्टिकुलर कंडीशन. बिल्कुल ठीक, राइट. उसी के साथ साथ अब हमने कहा नेक्स्ट वन, right, when we define, right, in the condition of termites causing cellulose digestion, which type of interaction is followed? In condition when termites follow, right, जब termites follow करते हैं cellulose digestion, which is followed? क्या follow किया जाता है? Positive. That is called mutualism. राइट, जिसे हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म इज बीइंग फॉलोड अप इन दैट ना, राइट. बिल्कुल. तो हमने कहा म्यूचुअलिज्म इज गोइंग टू बी फॉलोड इन दी कंडीशन, राइट. म्यूचुअलिज्म हम यहाँ पर फॉलो करते हैं उसके अंदर. बिल्कुल ठीक, राइट. नेक्स्ट, कैटल अर्गेट्स एंड कैटल शो द इंटरेक्शन कॉल्ड. कैटल अर्गेट्स एंड कैटल शो द इंटरेक्शन कॉल्ड. कैटल अर्गेट्स और कैटल के अंदर कौन सी इंटरेक्शन है? Cattle ergates and cattle show the interaction called commensalism. Very good. Called a commensalism. Commensalism interaction को show करते हैं. An organism can have multiple niche in the same habitat. True or false? An organism can have multiple niche in same habitat. False. Because an organism can have either a single niche in a single habitat. एक specific habitat में एक ही niche को वहाँ पर share करेगा. Right. Fine. Example for double endosperm. An example for double endosperm. सबसे simple question है ये. कोकोनट. वेरी गुड, राइट. कोकोनट इज एन एग्जांपल फॉर द डबल एंडोस्पर्म, क्योंकि 2 एंडोस्पर्म उसमें प्रेजेंट हैं, राइट, एक साथ. वन इज बीइंग कॉल्ड एज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड अनदर इज कॉल्ड एज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म. उसमें स्टेट करते हैं. बिल्कुल ठीक, राइट. एब्सोल्युटली करेक्ट. हम कोकोनट उसमें स्टेट करते हैं, राइट. राइट. नाउ नेक्स्ट वन. इन द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन, इफ detritus is rich in lignin and suberin, the rate of decomposition will be slow. Very good, right. The rate of decomposition will be slow in that condition. और अगर हम कहेंगे fast, जब वो किस में rich होगा हमारे पास, right, carbs के अंदर, water soluble carbohydrate, या फिर proteins के अंदर rich होगा, amino acids के अंदर rich होगा, तब हम उसको fast कहेंगे. बिल्कुल. Very good, right. Okay. If temperature is increased beyond 50 degrees Celsius, the rate of the decomposition will be. If temperature is increased beyond 50 degrees Celsius, the rate of decomposition will be.
लोअर्ड, वेरी गुड, राइट, लेस और लोअर्ड, बिल्कुल ठीक है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम हो जाएगा, बिल्कुल डन यहाँ तक का पॉइंट। राइट, अच्छा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स रिवाइज करो बच्चे। राइट, उसका आंसर मुझे नहीं मिला अच्छे से। राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। राइट, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे इसी में। लेट्स टॉक अबाउट दी, हमने दो फंक्शन कल नेक्स्ट लास्ट टाइम कंप्लीट किए थे। वन अबाउट प्रोडक्टिविटी और दूसरा हमने स्टेट नोट्स शेयर कर दिए थे ना मैंने आपके साथ, शेयर पता नहीं किए थे नहीं किए थे, आई डोंट। अनदर इज द डिकम्पोजिशन। राइट, अब इसी में ही आगे बढ़ जाएंगे। ह्यूमस की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी इसमें, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन से रिलेटेड। Right, now moving to the next one, that is a single term first of all called nutrient immobilization. Right, पहले एक term पढ़ाऊंगी nutrient immobilization क्या होता है, फिर उसी के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे energy flow के ऊपर। ओके एवरीवन, नाउ न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन किसे कहते हैं हम? अगर मैं सिंपल सी टर्म स्टेट करूं, न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन, व्हाट्स दैट टर्म मीनिंग? राइट, मीनिंग क्या होगा? अगर मैं आपको कहती हूँ बच्चे, एक सिंपल सी सिचुएशन मैं आपको दे देती हूँ, लेट अस सपोज राइट कि एक हमने यहाँ पर ये कहा कि ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के अंदर एक्स अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट थे, जब वो कंज्यूमर में गए तो कंज्यूमर में वाई अमाउंट में गए, वे वाई इज लेस देन एक्स। ठीक है, अब जब ये डेट्राइटस बन गए, when both of them go for death and decay, जब दोनों में डेथ और डीके हुआ, राइट, तो दे बोथ बिकम दी detritus. At the time of the detritus, they go for the process of the decomposition. अब इस decomposition के process के दौरान earthworm, bacteria and fungi all are remaining. तो इस detritus में क्या वैल्यू आई होगी? x प्लस वाई। इससे जो बाहर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आएंगे, आर दी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इक्वल टू एक्स और वाई और लेस देन दैट? क्या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एक्स प्लस वाई के इक्वल होंगे या उससे कम होंगे? राइट, लेस देन दैट। तो अगर हमने कहा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, इसके अंदर अगर ए वैल्यू आई तो ए इज लेस देन जेड। वाई? क्योंकि जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कुछ न्यूट्रिएंट्स किस में लॉक हो चुके होंगे? इन्होंने भी तो यूज किया न्यूट्रिएंट्स, दे हैव आल्सो यूज्ड न्यूट्रिएंट्स ना। राइट, तो हमने कहा दिस इज बीइंग अ प्रोसेस ऑफ लॉकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की लॉकिंग कर दी। राइट, न्यूट्रिएंट्स को लॉक कर दिया। राइट, और लॉकिंग किस वजह से हमने न्यूट्रिएंट्स की? लॉकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू दी कंजम्पशन और एलोकेशन बाय detritivores and decomposers। detritivores और decomposers की वजह से we will define that it will fall। क्या हो गया इसको? फाइन, राइट, तो वो हमारे पास क्या हुआ? न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। तो कैन आई स्टेट दैट the rate of nutrients out from living is less than rate of nutrients in by living? क्या ये लाइन ठीक है? ये लाइन सबको क्लियर होती है? जितने न्यूट्रिएंट्स लिविंग से बाहर जा रहे हैं वो कम है इन कंपैरिजन टू द वैल्यू जितने न्यूट्रिएंट्स लिविंग के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा का हो रहा है और वहीं पर वापस से रिमूवल किसका हो रहा है? हमारे पास कम का हो रहा है। अभी क्लियर यहाँ तक का पॉइंट? न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन एवरीवन डन?
राइट. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. अच्छा, एक चीज और ये बताने से पहले, यस बेटा प्लीज एक्सप्लेन. लॉकिंग न्यूट्रिएंट्स. लॉकिंग का मतलब जितने न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर कंजर्व हो गए, जितने न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर स्टोर कर लिए, उसको हम डिफाइन करते हैं. ठीक है. अच्छा, एक डाउट यहाँ पर पूर्वा का था. लेट मी डिस्कस दैट इन द क्लास ओनली. आपको जब मैंने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, नहीं तो मैंने सोचा था कि क्लास में डिस्कस करेंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, आपको याद है एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन पढ़ा था हमने. ठीक है. जब हमने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन पढ़ा था बेटा, तो हमने कहा था जब आपने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को हीट किल्ड आर स्ट्रेन में क्लब इन किया, तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने जो अपना डीएनए बाहर निकाला हुआ था वो आर स्ट्रेन में एंटर हो गया और आके फंक्शनैलिटी पूरी हो गई. लेकिन लेट अस सपोज अगर मैं कहती हूँ मैंने हीट किल्ड एस को हीट किल्ड आर के साथ मिक्स कर दिया, अब आप मुझे बताओगे, if I taken an experiment that heat killed S is mixed with the heat killed R, mice has to be surviving or dead. mice का नेचर क्या होना चाहिए? Dead. mice has to be dead. Live. dead या surviving? सोचो. surviving. क्यों? जो surviving कह रहे हैं उसका एक रीजन दे दो, और जो dead कह रहे हैं उसका भी एक रीजन दे दो, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि भाई क्या रीजन चल रहे हैं दिमाग में. आई गेट टू नो. अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन कराती हूँ, ठीक है, देखो एस स्ट्रेन अभी मेरे पास जिस स्टेज में है उसका डीएनए बाहर है, नो डाउट, बिल्कुल बाहर है उसका डीएनए. लेकिन एट द सेम टाइम व्हेनेवर आई विल से कि एस स्ट्रेन का जो डीएनए बाहर है वो आर स्ट्रेन पिक तभी करेगा ना जब वो खुद लिविंग स्ट्रेन में होगा. आर स्ट्रेन तो खुद ही हाफ किल्ड है, उसकी खुद ही की इंटरनल मशीनरी ठीक नहीं है. राइट. तो अगर मान भी लो वो पिक कर भी लेता है, लेट अस सपोज, क्या उसके पास एंजाइम्स हैं उसको बेसिकली डीएनए को एक्सप्रेस कराने के लिए? नो. क्या उसके पास कोई पर्टिकुलर एंजाइम्स है जो कोड को डेवलप करा सकते हैं? नहीं. अगर कोड डेवलप ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो किस स्टेट में रहेंगे मेरे पास? ए विरुलेंट में. और अगर वो ए विरुलेंट में तो माइस में कोई डिसीज होगी ही नहीं. और जैसे ही माइस में कोई डिसीज नहीं हुई, हमने कहा ऑटोमेटिकली इट रिजल्ट्स इन दी सर्वाइवल ऑफ दी माइस. अभी क्लियर हुआ पॉइंट? एवरीवन गॉट द कंडीशन नाउ? राइट. अपूर्वा क्लियर हो गया बच्चे? राइट. सो दिस इज व्हाट वी स्टेट एज दिस. तभी मैंने वहां लिखा नहीं था आंसर, क्योंकि मुझे पता था कि ये समझ नहीं आएगा अगर मैं लिखूंगी तो, एल्स आई विल एक्सप्लेन दैट. राइट. ओके गाइस, सो अब यहाँ पर हमने इकोसिस्टम से रिलेटेड ये पॉइंट भी कंप्लीट किया. राइट. एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, दैट इज द एनर्जी फ्लो. तो हमने कहा इकोसिस्टम का पहला फंक्शन था प्रोडक्टिविटी, दूसरा फंक्शन डिकम्पोजिशन. नाउ द थर्ड फंक्शन दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इज द एनर्जी फ्लो. अब एनर्जी फ्लो हमारे पास क्या है उसके हिसाब से हम पूरा देखेंगे. बहुत ध्यान से समझना है इसके बारे में, राइट, कि व्हाट द सिस्टम इज एक्चुअली. नाउ व्हेन वी टॉक, हाँ जी बेटा. Ma'am, shared screen is not visible to me. शेयर स्क्रीन इज नॉट, एवरीवन शेयर स्क्रीन इज विजिबल. Now it's visible, ma'am. Yes, ma'am. नाउ इट्स विजिबल. ठीक है. ओके डियर, गुड. राइट. तो नाउ मूविंग टू दिस वन. अब हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि जब हम एनर्जी फ्लो की बात करते हैं, राइट, तो एनर्जी फ्लो में हमने क्या कहा. लेट अस सपोज, एक सिंपल सा पहले एग्जांपल देती हूँ. हमारे पास 100% सोलर रेडिएशन है. अब अगर मैंने कंडीशन ली कि आई एम हैविंग 100% सोलर रेडिएशन, तो क्या वो 100% सोलर रेडिएशन ही यूज हो जाती है प्रॉपर? राइट. और वी आर गोइंग टू हैव द कंडीशन क्या हमारे पास 100% सेव होती हैं, राइट, या फिर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, राइट, कि उसमें से कुछ अमाउंट यूज होता है. तो हमने कहा उसमें से लेस देन 50% of solar radiations are utilized for photosynthesis. 50% solar radiations, less than 50% are utilized for photosynthesis. जो रेस्ट है हमारे पास, जितना भी रेस्ट सोलर रेडिएशन बच गया, is consumed by other sources. बाकी के जितने सोर्सेज हैं उन्होंने कंज्यूम कर लिए. अब हमने डिफाइन किया ये जो फ्रैक्शन है लेस देन 50%, रिमेंबर इसको हम पार कहते हैं.
called photosynthetic active radiation. Let me correct it more. यहाँ पर जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा less than 50% of solar radiation is available to plant for photosynthesis. अब हमने कहा इस पार में से क्या प्लांट पूरे के पूरे पार रेडिएशन के फ्रैक्शन को यूज करते हैं? We get to know 2 to 10% ऑफ पार, और अगर इंसिडेंट का कहूं तो डायरेक्ट हाफ हो गया. 1 to 5% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन is utilized by plant for photosynthesis. तो टेल मी फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी परसेंट सोलर एनर्जी उसने यूज करी? 1 to 5%. एम आई राइट? अब इतने में से फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन में से देखा जाए, राइट, तो हमारे पास जो कंटेंट बचता है, राइट, जिस कंटेंट के बेसिस पे हम कहेंगे कि इतना कंटेंट इसमें रह गया, राइट, तो वो कंटेंट मेरे पास रेस्पिरेटरी लॉसेस के बाद, कि अगर मैंने कहा कि ठीक है इतना कंटेंट मेरे पास लूज हो गया रेस्पिरेशन की वजह से, रेस्ट ऑफ द कंटेंट मेरे पास कितना बच रहा है, हम उसे क्या कहते हैं? उस फ्रैक्शन को एनपीपी कहते हैं. आज हम उसी जीपीपी एनपीपी को इन रिलेशन टू दी, राइट, किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं? राइट, इन रिलेशन टू दैट ऑफ दी, राइट, एनर्जी के हिसाब से हम इसे डील कर रहे हैं. राइट, तो अगर मैंने कहा बच्चे 2 to 10% पावर और 1 to 5% इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो यहाँ पर मैंने लिखा है, राइट, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, क्या मैं इसे जीपीपी फ्रैक्शन कह सकती हूँ? Can I say this fraction is actually GPP? Right. और अगर हमने कहा यहाँ क्या हो गया बेटा? Yes, Anupama. Okay. Now in this complete 0.2 to 1% energy is lost as respiratory losses of incident fraction. While 1.6 सॉरी पॉइंट, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने कहा यहाँ पर एक सेकेंड, राइट, 0.2 to 1% अगर हमने यूज कर इसका रेस्पिरेटरी लॉसेस में कर दिया, तो कितना इंसिडेंट का बचा फ्रैक्शन? दैट इज 0.8 to 4% of incident solar radiation is available to primary consumer. Am I right guys? क्या ये पॉइंट क्लियर होता है सबको अच्छे से? ठीक है, और आई कैन से 1.6 to 8% ऑफ पार. क्या ये फ्रैक्शन मेरे पास एनपीपी कहलाया जाएगा? राइट, तो हमने कहा टोटल का वो फ्रैक्शन जो उसने फोटोसिंथेसिस के लिए लिया, उसको आपने नाम क्या दे दिया? दैट एक्सप्लेन्स द जीपीपी फ्रैक्शन. लेकिन वो फ्रैक्शन जो आगे उसने प्राइमरी कंज्यूमर को अवेलेबल कराया, वो फ्रैक्शन को आप क्या लेके चलोगे? You will take that fraction as NPP. Right, I hope everyone is done till here. Fine everyone. So if I will say 100% solar radiation is there.
50% पार हो गया उसमें से, that's an maximum. और पार का भी कितना परसेंट मैक्सिमम अगर लेके चलूं तो 10% ऑफ पार, एज जीपीपी, राइट. तो क्या ये सारी एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करती है? That energy flow follow first law of thermodynamics. एनर्जी फॉलो करेगा हमारे पास first law of thermodynamics. What was the first law of thermodynamics? Anyone in the class? क्या एक्सप्लेन करता है हमें first law of thermodynamics? That energy is neither created nor destroyed. राइट, कि एनर्जी ना तो हमारे पास क्रिएट होगी ना ही हमारे पास डिस्ट्रॉय होगी, राधा क्या होती है? बट neither created nor destroyed but transferred from the one system to the another. One system to another. क्या हमने यही देखा बच्चे इसके अंदर? That solar radiations taken by the plant which become the quantum, जिन्हें हमने quantum का नाम दिया, and then plant follow process of photosynthesis, that is doing the quantum conversion, right? और इसको किस में चेंज कर दिया? chemical of the energy which is defined as अभी क्लियर बेटा? आप सबको याद है इसीलिए हमने इसे किया था that they are the transducer, producers are the transducer. As they transfer energy. हाँ, that they transfer energy from one system to the another system. कंप्लीट यहाँ तक टास्क? No मैम वेट लिखना है बस. हाँ, नोट करो. एक मिनट जरा नोट करो. आई जस्ट बी बैक. एसी बंद कराऊँ एक.
कंप्लीट एवरीवन? आगे बढ़े इसी में। नाउ अब इसी के बाद हमने कहा that energy flow follow second law of thermodynamics as well. What is the second law of thermodynamics? Right, second law of thermodynamics say that energy transfer from one system to another system. Energy transfer होता है, energy transfer from one system to another, but right with loss or of heat. Remember आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो चेंज इन एंट्रोपी, पढ़ते हो ना, एंट्रोपी चेंज होती है सिस्टम की, राइट तो वही हम यहाँ पर कहते हैं कि विद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे फॉलो कर रहा है, इट फॉलो द लॉस ऑफ द हीट. हीट का फॉलो जरूर लॉस होता है जब भी एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर होगा. अब किस तरीके से, लेट मी स्टेट अबाउट दिस ओवर द होल डायग्रामेटिक व्यू. Now we have taken the system plants, primary consumer, secondary consumer, and top consumer, right? Now we see over here, plant has taken 2 to 10% of power. 2 to 10% of power को लिया, GPP करके X अमाउंट बना दिया. लेकिन पास किसको किया यहाँ पर अमाउंट को? NPP. X अमाउंट तो पास नहीं किया ना, NPP को पास किया with respiratory losses as 20% जो देखे गए. प्राइमरी कंज्यूमर ने पास किया P1, सेकेंडरी कंज्यूमर ने पास किया P2 को. यहाँ पर भी जो रेस्पिरेटरी लॉसेस हुए are 40% and over here रेस्पिरेटरी लॉसेस आर 60%. क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी रेस्पिरेटरी लॉसेस हमारे पास क्या होंगे बच्चे, इंक्रीज करेंगे. नाउ वी से प्लांट, प्राइमरी कंज्यूमर, secondary consumer and top consumer, all of them become detritus. सबके सब detritus बन चुके हैं on the process of death and decay के हिसाब से. अब detritus का हमने करा दिया decomposition and we produce the inorganic nutrients as standing state, right? उसी के साथ decomposition के process में हमारे decomposers और detrivores they also do the respiratory losses. So is the energy transferring with respect to the same position or it is transferring with loss of the heat? किसके साथ transfer हो रहा है हमारे पास? With loss of the heat ना. अगर loss of the heat के साथ transfer हो रहा है तो has it follow the second law of thermodynamics? Okay, हमारे पास follow, right? तो इस तरीके से हमने कहा second law of thermodynamics follow होगा. अब इसके हिसाब से अगर मैं एक line लिखूं तो is it fine? Tell me that. मैं लिख रही हूँ अभी, ecosystem is an open system with respect to an energy flow.
इज इट फाइन? एनर्जी फ्लो के हिसाब से इकोसिस्टम हमारे पास एक ओपन सिस्टम है, राइट? ओपन क्यों है? क्लोज और ओपन क्या होता है केमिस्ट्री के हिसाब से? मैम जिससे एनर्जी और हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, नहीं हाँ, हीट ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तो हमने कहा देखो एक्चुअली ओपन क्लोज का मतलब जो सिस्टम में जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया आप उस पॉइंट पे वापस अगर आते हो तो विदाउट एनी इन बिटवीन लॉसेस एज इट इज सेम अमाउंट रिटर्न बैक करते हैं, राइट? कोई लीकिंग नहीं है। लेकिन क्या इकोसिस्टम से लीकिंग है एनर्जी की टर्म में? एनर्जी की टर्म में हर बार लॉस हो रहा है ना, हर बार लीक हो रहा है ना कुछ, राइट? तो उसके बेसिस पे हमने क्या कह दिया कि इट इज बीइंग डिफाइंड एज एन ओपन सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू दी एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो के हिसाब से हमारे पास कैसा सिस्टम हो गया? ओपन सिस्टम। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट नाउ? अभी समझ आ गया अच्छे से, राइट? आगे बढ़ जाए। यस मैम। गुड, राइट। तो अभी दोनों लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एनर्जी फ्लो का पूरा मैकेनिज्म एवरीवन गॉट। अच्छा, एक चीज आपने देखी, रेस्पिरेटरी लॉसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो लास्ट टाइम लाइन लिखवाई थी। इज इट फाइन? रेस्पिरेटरी लॉसेस बढ़ रहे हैं जैसे जैसे आपने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई ऑर्गेनिज्म की, उसके अकॉर्डिंगली आपके रेस्पिरेटरी लॉसेस भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। करेक्ट, राइट? तो हमने कहा रेस्पिरेटरी लॉसेस इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। नाउ एनर्जी फ्लो में इसको समझने के लिए ना हम दो चीजें पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। अच्छा, इकोसिस्टम में क्या चलता है, फूड चेन या फूड वेब? व्हाट्स देयर फॉर द स्टेबिलिटी? फूड वेब। फूड वेब, फूड क्योंकि वेब। फूड वेब इज एन इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ना, एक नेटवर्क है पूरा का पूरा, राइट? जिसमें हमारे पास क्या मेनली रन करता है, एज अ फूड वेब मेनली रन करता है, राइट? जिसे हम यहाँ पर स्टेट करते हैं। हमने कहा एक्चुअल में फूड चेन अब क्या है हमारे पास, दैट्स द linear arrangement of organism in specific trophic level। एक स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल में ऑर्गेनिजम्स की लीनियर अरेंजमेंट करना with respect to their complexity and dependence। मतलब कितना कौन कॉम्प्लेक्स है उसके हिसाब से और कौन कैसे डिपेंड कर रहा है उसके हिसाब से जो आप लीनियर अरेंजमेंट करते हो ऑर्गेनिज्म की, राइट? दैट इज बीइंग डिफाइंड एज द राइट फूड चेन। और वहीं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द फूड चेन इज बीइंग डिफाइंड एज द फूड वेब, राइट? अब हमने कहा आपने अगर लीनियर अरेंजमेंट करनी है ऑर्गेनिजम्स की इस पूरे फूड चेन के अंदर, राइट, उनकी डिपेंडेंसी के बेसिस पे, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, तो आप इस फूड चेन को बेसिकली स्टडी करते हो, राइट, इन द थ्री वेरिएंट्स। तीन वेरिएंट्स में आप इस फूड चेन को स्टडी करते हो। नंबर फर्स्ट इसमें आता है विच इज कॉल्ड एज द grazing food chain or predator food chain। नाउ ग्रेजिंग फूड चेन, प्रेडेटर फूड चेन का मतलब एक ऐसी फूड चेन, राइट, जहां पर आपको फर्स्ट वन, राइट, जो पहला हमारे पास मेंबर मिला वो सनलाइट मिलेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड देन ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? तो हमने कहा ग्रेजिंग फूड चेन मीन्स in order of now tell me guys, grazing food chain terrestrial ecosystem में क्या होता है? हमारे पास
सबसे पहले क्या लेके चलेंगे हमारे पास? grass, ग्रासेस। ग्रासेस, ग्रासेस के बाद grasshopper, ठीक है? grasses, grasses have been eaten up by the grasshopper, grasshopper has been eaten up by the, हाँ बिल्कुल राइट राइट कुशाग्र, वो भी कर सकते हो। frog, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल कर देते हैं, चलो इसको लाइन की जगह, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। नाउ टेल मी एवरीवन, we will take this complete. Can I write grass as the first trophic level T1? अब इस पूरे फ्लो में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हु इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? इज द सन ना? सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि मेन सोर्स वही है, तभी आके प्लांट्स को एनर्जी मिल रही है, राइट? सो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज बेसिकली बिग दी सन, राइट? अब हमने कहा यहाँ पर नाउ इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम कैसे अरेंज करेंगे? एक सेकेंड, कंप्लीट करो जरा इसको। बिल्कुल, phytoplankton, then zooplankton, फाइन, राइट? तो ग्रेजिंग फूड चेन क्लियर हुआ? Now the next one, detritus food chain. Who is the source of energy, everyone? Who is the source of energy in detritus food chain? Is it the sun or the detritus? Detritus. Yes, right, Mayank. Spin को हो क्या क्या? Okay, guys.
एक सेकेंड, एक मिनट रुकना जरा, ये पेन मैं एक मिनट ठीक कर लूं. ओके वन. नाउ एज आई हैव चेंज द निब, तब देखते हैं नई निब से कैसे लिखा जाएगा आज. ओके राइट, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस. हमने कहा डेट्राइटस वर्क एज एन एनर्जी सोर्स, एक एनर्जी सोर्स की तरह काम करेगा. एंड ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज, कैसे अरेंज करेंगे? इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी. अच्छा, अब अगर मैं लाइफ साइकिल की स्टार्ट करूं फूड चेन, तो कैन आई से इट विल स्टार्ट विद डेट्राइटस. डेट्राइटस फेड अपॉन बाय, कौन बेसिकली फीड करेगा डेट्राइटस पे? सबसे पहले तो अर्थवॉर्म. कंप्लीटेड राइट. तो T1, T2, T3 एंड T4. राइट, हो गया हमारे पास डेट्राइटस फूड चेन भी. राइट, एक्वाटिक फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन. राइट, अच्छा अब थर्ड पे आ जाओ फटाफट से. मूविंग टू well, let's suppose human cell. कर रहा है बैक्टीरियोफाज. अब मुझे एक्सप्लेन करो, is it a decreasing complexity? Who is the most complex in this? Human cell ना. Right, so T1, T2 and T3. This is a parasite. अच्छा, can I name bacteriophage as hyperparasite? What do you mean by hyperparasite? A parasite on the body of the parasite. ठीक है, राइट, मीनिंग समझ आया अच्छे से?
parasitic food chain, detritus food chain, and the grazing food chain. Now, अब इसी के बाद हम next पे जाते हैं, which is called as the रादर एवोल्यूशन के दोनों मैकेनिज्म ही फॉल्स हुए बाद में, राइट, क्योंकि इनमें हमेशा ही कोई ना कोई हम फॉल्ट निकालते रहते हैं, राइट। तो अब मेन आते हैं हम यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड का मतलब क्या है कि आप अरेंज करोगे, यू आर गोइंग टू अरेंज द ट्रॉफिक लेवल, राइट। आप ट्रॉफिक लेवल्स को अरेंज करोगे विद रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, देयर बायोमास एंड एनर्जी, 3 के हिसाब से आप अरेंजमेंट करने वाले हो, राइट। तो आप ट्रॉफिक लेवल को अरेंज करने वाले हो, दैट इज सबसे पहले पे चलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, राइट। फॉर द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे नंबर पूछूं बेटा, तो ग्रासेस के नंबर ज्यादा होंगे या ईगल के नंबर ज्यादा होंगे? टेल मी दैट। वेरी गुड, ग्रासेस। तो ग्रासेस T1, grasshopper T2, then we have the frog T3, इस तरीके से अरेंज किया, राइट। तो ये कैसा पिरामिड हो गया? complexity. Upright pyramid of number in the case of the grassland ecosystem। समझ आया पॉइंट, राइट। तो हमारे पास अपराइट हो गया, बिल्कुल हमने अपराइट इसे अरेंज कर रखा है। नाउ सिमिलरली वाटर में किसके नंबर ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली बात है फाइटोप्लैंक्टॉन्स, then we have zooplanktons, then small fish, again upright pyramid of number, in the case of aquatic ecosystem, right। अब मैं यहाँ एक केस बताती हूँ, उस हिसाब से मुझे बताना। Let us suppose there is a one single tree and number of fruits over it, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है। उन सभी फ्रूट्स को खाने के लिए एक अकेले ट्री पे, ओनली वन ट्री पे, फ्रूट्स तो सारे एक ही ट्री से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो उस एक ट्री पे नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, तो किसके ज्यादा हुए? बर्ड्स के नंबर ज्यादा हुए या ट्री का नंबर ज्यादा हुआ? राइट, बर्ड इज ओनली, ट्री इज ओनली द वन एंड बर्ड्स आर 3 to 5, तो ऑब्वियसली बात है बर्ड्स के नंबर ज्यादा। बर्ड्स, ठीक है। अब on each bird there are at least 2 parasites. So let us suppose single tree, 5 birds, each bird having 2 ectoparasite. How many parasite beta? 10.
राइट? उसकी वजह से ये पिरामिड हमारे पास कैसा बन गया? Inverted pyramid of number. With respect to parasitism, अब मैंने कहा ट्री का वापस से एक ही, बहुत सारे फ्रूट्स, these are the birds and this is the hawks. अब ये समझाओ, एक ट्री पे 15 फ्रूट्स हैं, ठीक है? उस एक ट्री पे राइट कम से कम 10 से 12 आपके यहाँ पे बर्ड्स बैठे हुए हैं, तो ट्री एक, बर्ड्स 12। अब ईगल अगर आती है कोई, ठीक है, हॉक्स अगर कोई आते हैं या ईगल कोई आती है, राइट, तो वो कम से कम कितने वेजिटेबल्स को, कितने वी कैन से बर्ड्स को ईट करेगी? मोर देन वन। अब बर्ड इतने बड़े बड़े हैं, छोटे बर्ड्स हैं, मोर देन वन, राइट? तो ये मेरे पास कैसा बन गया? Can I say spindle shape or urn shape pyramid of number? In the condition of predation, and these two are for the forest ecosystem. अभी पॉइंट क्लियर हुआ सबको? Anyone having any specific doubt? फाइन, राइट, तो यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर हो गया अच्छे से? यस बच्चा, कंप्लीटेड। पिरामिड ऑफ नंबर पहला टॉपिक, अगले पे चलें। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, पिरामिड ऑफ बायोमास अगर मैं कहती हूँ, तो पिरामिड ऑफ बायोमास किसके हिसाब से हम बताएंगे? Are we talking about the standing crop or standing state in that? Pyramid of biomass. सोच के रिस्पॉन्स करो। पिरामिड ऑफ बायोमास अगर हम एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट ऑफ एन इकोसिस्टम। Biomass means organic matter, the living matter. Standing crop, very good. Living organic matter at each trophic level. Explained as standing crop. अब जब हमने स्टैंडिंग क्रॉप की बात की, तो मैंने यहाँ दो चीजें इसमें आपको पढ़ाऊंगी। पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फिर एक्वाटिक।
दोनों में ना ग्राउंड्स अलग अलग हैं ऐसे समझने के। पहले समझना फिर मुझे उसके बाद इसका आंसर करना, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हमने जब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए पिरामिड ऑफ बायोमास बनाया तो इट इज स्टार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ productivity and consumption. This is, let's suppose, the producer level. Producer is producing GPP, but on respiratory losses produces NPP. To primary consumer, this NPP is available. To secondary consumer, this P1 is available. To tertiary, this P2, and to top, this P3. तो अब अगर मैं प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कहूं, क्या मैं ये ऑर्डर इस तरीके से लिखूं तो किसी की कोई दिक्कत तो नहीं? यस गाइस, राइट, एंड जीपीपी इज ग्रेटर देन एनपीपी। तो अब अगर मैं उसके हिसाब से एक्सप्लेन करूं, मींस प्रोड्यूस as compared to successive trophic level. तो now tell me guys, pyramid कैसा बनेगा, upright या inverted? The pyramid is going to be upright, ठीक है? नहीं तो हमने कहा upright, pyramid of biomass, ठीक है? अब इसी को मैं स्टेट करूंगी with the second one. aquatic terrestrial नोट हो गया सबका? yes guys, क्योंकि दोनों के ग्राउंड्स अलग अलग हैं इसीलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ। आगे बढ़ जाऊं एक्वाटिक पे? ओके, नाउ aquatic ecosystem that we are going to have, जो हम यहाँ लेके चलते हैं aquatic ecosystem को, तो उसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि we have inverted pyramid of biomass. ये हमारे पास है। नाउ सी वेरी वेल, इसमें हमने बनाया बेस्ड ऑन फीडिंग एफिशिएंसी, ये प्रोडक्टिविटी के हिसाब से नहीं, फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब पहले एग्जांपल में दूंगी, वो एग्जांपल समझना, ठीक है? लेट्स सपोज X amount of biomass in phytoplankton. ये मान के चल रही हूं मैं कि एक फाइटोप्लैंक्टन के अंदर X amount of biomass है। अब आप मुझे बताओ, if one zooplankton, अब एक zooplankton एक फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा या कम से कम 2 या 3 को खा लेगा? Explain me that. Do one zooplankton can intake one phytoplankton or more than that? What should be the reply for this? It should feed on more than one zooplankton ना, एक से ज्यादा पे फीड करेगा ना, सॉरी फाइटोप्लैंक्टन एक ज्यादा पे फीड करेगा।
राइट अगर एक से ज्यादा पे करेगा तो हमने कहा इफ वन zooplankton feed on 3 phytoplanktons, now therefore biomass of one zooplankton is, कितना हो जाएगा बायोमास इसका, जल्दी बताओ. Yes guys, quickly. What's the biomass of one zooplankton? You can state the answer by unmuting yourself, beta. Yes, everyone in the class. What should be the reply? Topic समझ आया है ये वाला? 3 times of phytoplankton. बिल्कुल 3 times of phytoplankton. Right, so we have the complete कि हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x. ठीक है. And अब अगर मैं लेके चलती हूँ, if a small fish feed on 5 zooplanktons, तो अब small fish की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x 15x. क्या ये इस तरीके से बढ़ता रहेगा? Is it increasing? अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो सबसे ज्यादा बायोमास किस पे मिलेगा मुझे? लार्ज फिश पे. राइट तो हमने कहा बेस्ड ऑन साइज ऑल्सो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, इसके हिसाब से भी ऑल्सो large fish carry highest biomass. So am I arranging it inverted or upright? Completed यहाँ तक. अच्छा अब मुझे ये बताओ क्या ये क्राइटेरिया टेरेस्ट्रियल पे भी लग सकता था? Is this criteria be applicable over terrestrial or not? आपको क्या लगता है? क्या मैं यही चीज टेरेस्ट्रियल पे भी लगा सकती थी कि एक ग्रास ऊपर एक ग्रास को नहीं बहुत सारी ग्रासेस को खाएगा, उन सबका समाप उसके पास जाएगा. एक फ्रॉग एक ग्रास ऊपर को नहीं दो को भी खा सकता है, उसका समाप जाएगा. और फाइनली ईगल एक से ज्यादा को भी खा सकता है तो उसका समाप जाएगा. Yes or no? Yes. As बिल्कुल हो सकता है ना? Yes. तो as there is no static criteria for designing ecological pyramid of नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बायोमास में तो आ गई ना. pyramid of biomass hence it become one of the major drawback. एक सबसे मेन ड्रॉबैक बन गया, मेन ड्रॉबैक बन गया ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनर्जी फ्लो. फाइन एवरीवन, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर सबको अच्छे से? Now the third one is pyramid of energy. अच्छा अगर मुझे जहां तक ध्यान है आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में एनर्जी से रिलेटेड इकोलॉजी के चैप्टर में. क्या लॉ है वो? Can anyone explain me regarding that?
याद दिलाऊं? 10%, बिल्कुल 10% 10%, एनर्जी लो। राइट, 10% एनर्जी लॉ पढ़ते हैं ना हम, हाँ। तो अब अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी देखें ना, तो इट इज कॉल्ड वन ऑफ द रियलिस्टिक पिरामिड, which is always upright, हमेशा, for all type of ecosystem, कोई भी इकोसिस्टम क्यों ना ले लो, ये हमेशा अपराइट रहेगा। 2018 का क्वेश्चन, राइट। अब हमने कहा इसमें ऐसा क्या है जिसको हमने डिफाइन किया कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमारे पास अपराइट रहेगा हमेशा, राइट, जिसको हम यहाँ स्टेट कर रहे हैं। तो वी से let us suppose this is the producer has taken 10, देखो यहीं से 10% शुरू हो गया, 10% of power and form the GPP, right। प्रोड्यूसर के ऊपर हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर, then we say सेकेंडरी एंड टॉप कंज्यूमर। हमने कहा प्रोड्यूसर पे अगर एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास ओनली 10% ऑफ एक्स विल बी फॉरवर्डेड, द रेस्ट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड एज एनर्जी लॉ, जिसमें रेस्पिरेटरी लॉस के साथ साथ और भी जितने लॉसेस होने हैं बॉडी से वो सब इंक्लूड करके बोला। नाउ again with energy law, %10 of Y equals to Z. Again energy loss, हाँ धनंजय, fine, I'll tell you that 10% of Z equals to A, right। This is what is called 10% energy law, that is only 10% fraction of energy transferred to the above trophic level. This is called as Lindman's law of energy. अभी समझ आया? Yes, guys. Got this fine now? So if I will give you a question, $10,000 kilojoule, yes, देखो 90% इज दी एनर्जी, जिसमें से कुछ फ्रैक्शन अपने मेटाबॉलिज्म का लूज हुआ, कुछ फ्रैक्शन एनवायरनमेंट में लूज भी हुआ। तो यू कैन नॉट स्टेट कि इट्स अ फ्रैक्शन व्हिच इज टोटली कंज्यूम्ड, इट्स अ फ्रैक्शन व्हिच इज यूज्ड प्लस लॉस इन द एनवायरनमेंट एज वेल, क्योंकि कुछ एनवायरनमेंट में भी तो लूज होता है ना, उसका भी फ्रैक्शन लेके चलना है। तो ओवरऑल वी विल से 90% विल बी लॉस्ट, ठीक है, राइट। नाउ टेल मी एवरीवन, S1, S2, S3, यहाँ कितना आ गया? 1000, good, 1000, very good, next 100, next 10. हो गया क्लियर, राइट। दिस इज बेसिकली 10% एनर्जी लॉ। हमने कहा ऑलवेज अपराइट पिरामिड, हमेशा हमेशा अपराइट रहेगा, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना दे दो,
ठीक है, राइट, दैट्स बेसिकली द पिरामिड ऑफ एनर्जी. सो ओवरऑल इकोलॉजिकल पिरामिड, अगर हम देखें ecological pyramid do not hold good for ecosystem. क्यों होल्ड नहीं करेंगे? क्या हमने इसमें कहीं DFC को कंसिडर किया? Has it considered DFC guys or it considered only GFC? सिर्फ GFC को कंसिडर किया, डेट्राइटस की तो कहीं बात ही नहीं की ना, हमने तो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से ही सब कुछ स्टार्ट किया है, राइट, ओनली GFC, वेरी गुड. तो हमने कहा ओनली GFC इज कंसिडर्ड. अब यहीं पर देखना पॉइंट, while DFC is not at all involved, जिसमें से DFC is detritus food chain, is the major conduit of energy flow in terrestrial ecosystem. याद रखना ये पॉइंट अच्छे से. एंड GFC is the major conduit of energy flow in aquatic ecosystem, राइट. और आपने उसी DFC को कंसिडर ही नहीं किया. ये ऐसा माना जाता है बेटा, detritus food chain is a major conduit of energy flow. मेन एनर्जी फ्लो DFC से, एनर्जी detritus से आती है टेरेस्ट्रियल में, और एक्वाटिक में क्योंकि detritus बहुत ही कम होता है और उसका डिकम्पोजिशन का रेट भी स्लो होता है, इसी वजह से वहां पर मेन एनर्जी GFC से आती है. क्या विद दिस पॉइंट? Fine everyone, completed with the fact. ठीक है, now next one. इसी के बाद only food chain is considered. क्या food web consider हुआ? While in ecosystem, ecosystem में कौन stable है? While in ecosystem, food web is more stable. समझ आया point? Got the fact everyone? Completed with the condition. दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं? Yes guys, so ecological pyramid and the whole energy flow. Here we complete with the energy flow as well. Now there is one question guys, see the question. Right, धनंजय ने question भेजा था, एक question देखो पहले. Right, this is a growing polypeptide chain. मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ, फटाफट से मुझे बताओ इसमें. Select the option which identify polarity X and Y and DNA sequence coding for serine anticodon for the same amino acid. हाँ जी, तो इसमें हमें क्या बताना है बेटा? सिंपल है, राइट. आपको X और Y DNA mRNA 5 to 3, तो X 5 हो गया, Y आपका 3 प्राइम हो गया, ठीक है. और आपका P और Q पूछ रहा है हमसे. P और Q लेबल कहाँ कर रखा है इसने? ओके, P इज द DNA सीक्वेंस कोडिंग फॉर सीरीन. सीरीन के लिए UG हो गया और Q उससे रिवर्स हो गया आपका यहाँ पर. Q is the anticodon for the same amino acid and the anticodon for the same amino acid is, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि थाइमीन आएगा ही नहीं. क्या आंसर दे रखा है धनंजय इसका? चेक करना पड़ेगा, मैं अभी चेक कर रहा हूँ. तो इसका कोई भी आंसर ठीक नहीं है बेटा.
इसका आंसर सेकंड दे रखा होगा, इसे खुद ही रियलाइज नहीं किया कि थाइमीन इज नॉट देयर इन द एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन में भी यूरेसिल ही होगा, मतलब एडेनाइन आएगा, ACA आ जाएगा, ACA भी नहीं आएगा, कोई क्यों ही गलत है। एंड इसके अलावा UCA भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें भी क्योंकि क्वेश्चन ये स्टेट कर रहा है कि आपका एंटीकोडॉन और कोडॉन और एंटीकोडॉन दोनों ही आपके यहाँ पर RNA के पार्ट्स हैं, एक tRNA एक mRNA, तो बोथ हैव टू हैव यूरेसिल इंस्टेड ऑफ द थाइमीन एंड शुड हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू दैट ऑफ द कोडॉन, राइट। और कोई भी ऑप्शन में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दे नहीं रखा है, राइट। इसी वजह से वी डोंट टेक एनी वन ऑफ दैट एज एन आंसर। मैम डी दिया है। हाँ, वो कोई भी आंसर ठीक नहीं है बच्चे, उसका डी भी ठीक नहीं है क्योंकि थाइमीन होता नहीं है ना, थाइमीन इज नॉट देयर। अच्छा, DNA सीक्वेंस बोल रहा है, सच्ची सॉरी, राइट। टॉकिंग अबाउट द DNA सीक्वेंस, अगर DNA सीक्वेंस बोल रहा है तो उसके हिसाब से, राइट, देखो इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, x और y अगर दे रखा है तो x तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया मेरे पास, y 3 प्राइम हो गया, x 5 प्राइम हो गया क्योंकि mRNA स्ट्रैंड गिवन है। फिर उसने बोला मुझे P बताना है सीरीन का, राइट, जो आपका DNA सीक्वेंस है, एंड Q मेरे पास है यहाँ पर, दैट इज द एंटीकोडॉन। अगर मैं यहाँ पर लेके चलूँ इसके अंदर, तो DNA सीक्वेंस अगर मैं लेके चलती हूँ, मैंने DNA पढ़ा नहीं था अभी तक, अगर हम DNA सीक्वेंस लेके चलते हैं, राइट, तो DNA सीक्वेंस के बेसिस पे हम ये लेंगे उसको, राइट, कि इट्स बीइंग अ सीक्वेंस व्हिच इज गोइंग टू हैव द थाइमीन इंस्टेड ऑफ द यूरेसिल। अगर mRNA लेके चलते तो मैं यूरेसिल लेके चलती हूँ उसके अंदर, ठीक है, राइट। तो अब मेरे पास mRNA सीक्वेंस, उसमें क्या आएगा, mRNA सीक्वेंस इज गोइंग टू बी, राइट, जो मुझे यहाँ पर शो करेगा, सिंपल आप कह सकते हो इसके अंदर AGU, ठीक है, AGU लेके चल सकते हो क्योंकि सीरीन इज कोडेड बाय द 6 से कोड होता है सीरीन, राइट, यू कैन टेक AGU। उसके बाद अगर आप देखते हो उसके अंदर, राइट, देन यू विल से, राइट, सीरीन अगर आपको यहाँ पर मिल रहा है तो AGU, तो उसके DNA कॉम्प्लीमेंट्री हो गया TCA, और उसी का ही आपका सेम। अब इसमें क्या देखना है, कोडॉन और एंटीकोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन DNA सीक्वेंस एंड एंटीकोडॉन सेम, सिर्फ थाइमीन और यूरेसिल का फर्क है। तो थाइमीन और यूरेसिल के फर्क की जगह TCA की जगह क्या हो जाएगा, UCA, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, एक ट्रिक और बताऊं इस क्वेश्चन को करने की। नाउ सी एवरीवन, सिंपल सी, मान लो आपको सीरीन का नहीं पता, बहुत बार बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम हमें याद ही नहीं है कि कौन सा कोडॉन है जो कोड करेगा, तो हम कैसे जज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, राइट। तो इन दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन हाउ वी विल जज, कि जो हमारे पास पहले आपने XY का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, तो देखो इसमें से ऑप्शन A और C तो आउट हो गए लिस्ट में से, बचा B और D आपके पास ऑप्शन, ठीक है। जो एंटीकोडॉन का सीक्वेंस है उसमें थाइमीन नहीं होना चाहिए, जो DNA का सीक्वेंस है उसमें यूरेसिल नहीं होना चाहिए, प्लस जो DNA का सीक्वेंस और एंटीकोडॉन का सीक्वेंस है दोनों सेम होने चाहिए, सिर्फ एक में थाइमीन एक में यूरेसिल, आंसर आ जाएगा। क्या धनंजय, क्लियर बेटा? एवरीवन गॉट दिस थिंग, राइट? इस तरीके से आपके क्वेश्चन। सीक्वेंस सेम क्यों होना? एंटीकोडॉन किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है? एंटीकोडॉन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन, and codon is complementary to mRNA कोडिंग सीक्वेंस। codon is complementary to DNA ना, हाँ DNA। तो कौन सिमिलर हो गया, DNA और एंटीकोडॉन, समझ आया? हाँ ठीक है। हाँ देखो, ट्रिक मैं दोबारा से बताती हूँ इसके अंदर। नाउ सी, आई विल से सीरीन का मुझे नहीं पता, मुझे पहले ये पता चल गया कि x और y की पोजीशन क्या है। आई गेट x इक्वल्स टू 5 प्राइम, y इक्वल्स टू 3 प्राइम, तो x को 5 रखा, y को 3 रखा और सेगमेंट बना दिया। तो अब उसके बेसिस पे मेरे पास A इनकरेक्ट हो गया, C इनकरेक्ट हो गया, तो A और C ऑप्शन को तो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है एवरीवन। अब आ जाओ B और D पे, अब B और D ऑप्शन पे आ जाओ, तो B और D पे 5, 3 दोनों सही जा रहे हैं। अब मुझे DNA, एक में मेरे को DNA सीक्वेंस पढ़ना है, एक पे मुझे कोडॉन पढ़ना है। अब जो मेरे पास DNA सीक्वेंस होना चाहिए और जो मेरे पास एंटीकोडॉन होना चाहिए, इन दोनों का सीक्वेंस सेम होना चाहिए, सिर्फ डिफरेंस किस पे होना चाहिए, थाइमीन और यूरेसिल पे, राइट, कि DNA वाले पे थाइमीन होगा, यूरेसिल वाला आपका यहाँ पर mRNA पे होगा, दैट इज सॉरी एंटीकोडॉन पे होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर P, पहली बात उसने DNA में U दे दिया और दोनों सीक्वेंस सेम भी नहीं है B ऑप्शन में, देखो तो B ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। D में देखो दोनों सेम है, P में थाइमीन है, Q में यूरेसिल है, वो भी सेट बैठ रहा है, आंसर इज दैट ओनली, ठीक है अभिषेक, राइट। जब भी कभी फंस जाओ ऐसे क्वेश्चंस में, ऑलवेज सॉल्व लाइक दिस, छोटे छोटे ट्रिक्स डेवलप करना शुरू करो, फाइन, राइट,
Okay everyone, so talking about the next one, that is a nutrient cycle. अच्छा, nutrient cycle के हिसाब से मुझे बताओ, ecosystem, अगर मैं nutrients को cycle up करती हूँ तो क्या nutrients के हिसाब से it's a closed system or an open system with respect to nutrient flow के हिसाब से? Closed system, very good Mayank. Right, nutrient cycling, because जितने nutrients आपने लिए उतने वापस भी डालोगे ना, राइट? तो हम यहाँ एक लाइन बस अभी इसमें लिखूंगी, रेस्ट तो आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी. राइट, इकोसिस्टम इज closed system with respect to nutrient flow. Got this point? Right. Complete करेंगे nutrient cycle and ecological succession. 2 topics are left for this, right, which we are going to do in the coming session. Right, Thursday, Monday आपका chapter खत्म कर देंगे. Right, फिर आपका Thursday and next Monday diversity, और फिर उसके Thursday next Monday आपका environmental issues, and we'll wind up with your syllabus. Right, 5 more classes we are going to wind up with the syllabus. Right, यहाँ तक रिवर्स करना है सबको, कंप्लीट करना है टास्क, राइट, सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद. और उसके बाद एक सिर्फ और सिर्फ उस वीक की थर्सडे ओनली फॉर द क्वेश्चंस, राइट, जिसमें हम क्वेश्चंस क्लास में. तो बी प्रिपेयर फॉर ऑल द चैप्टर्स. फाइनली clear? Right, so still here guys, we'll meet you in the coming session. राइट, यहाँ तक अच्छे से ज्वाइन अच्छे से कंप्लीट करना, राइट, और पुराना पढ़ना शुरू कर दो. 12th का रिकैप खत्म करेंगे तभी 11th के रिकैप से शुरू कर पाएंगे. फाइन, ओके एवरीवन, सो विल मीट यू इन द कमिंग. टेक केयर, एंजॉय, राइट, स्टडी वेरी वेल.